अगले वक्ता के रूप में मैं मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर संदीप गिरी सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। करना चाहूंगा। डॉक्टर संदीप डॉक्टर गिरी संदीप सर, गिरी सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? डॉक्टर संदीप डॉक्टर गिरी संदीप सर गिरी सर, असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर, डि, डि, डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। सोशल वर्क। मेरी आवाज आ रही है? डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट सोशल ऑफ वर्क, सोशल महात्मा वर्क। गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से हैं। सर 11 वर्षों से समाज कार्य विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। सर इसके अलावा विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं, जैसे एक्स डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी रह चुके हैं। वर्तमान में सर डिप्टी कोऑर्डिनेटर आईक्यूएसी के पद पर कार्य कर रहे हैं। साथ ही सर उन्नत भारत अभियान के कोऑर्डिनेटर का काम भी देख रहे हैं। सर का जो स्पेशलाइजेशन है वो सामुदायिक और ग्रामीण विकास है। सर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से पहले डॉक्टर बाबा साहेब सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में भी अध्यापन कार्य कर चुके हैं। साथ ही लखनऊ विश्वविद्यालय में भी अध्यापन कार्य किए हैं। सर उस महान संस्था से आते हैं जो संस्था महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के गर्भ से उत्पन्न हुई है। ये बड़े ही गौरव की बात है कि सर वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो शास्त्री की उपाधि ग्रहण किया है वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से ही किया है। सर ऐसी संस्था से आप, महान संस्था से आप आते हैं। सर आपका हम अपने आज इस ई परिचर्चा में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सर आपको आमंत्रित करते हैं अपने विचार को व्यक्त करने के लिए। वेलकम सर, संदीप सर। आवाज नहीं आ रही है क्या? रेट में हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। आवाज मेरी आ रही है? जी 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 सर, आ सर, रही आ है। रही है। शुक्रिया। लालता सिंह राजकीय महिला पीजी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सुधा पांडे मैम, आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर सरोज उपाध्याय जी, आज के कार्यक्रम की विशिष्ट वक्ता और मेरी मित्र डॉक्टर प्रतिमा गौड़ जी, आज के दूसरे विशिष्ट वक्ता डॉक्टर कमलेश कुमार तिवारी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मनोज गौतम जी, साथ ही साथ आयोजन समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण और इस परिचर्चा से जुड़े हुए वो सभी विद्यार्थीगण, श्रोतागण जो कि आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य पर इस कार्यक्रम के कारण हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की ओर से, अपनी ओर से बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूं और मैं आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, कि आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस अवसर पर मुझे यहाँ आमंत्रित किया ताकि मैं आज के इस दिवस पर आपके साथ कुछ बातें रख सकूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं और हमारे पूर्व की वक्ता मैम ने बताया भी कि आज दो महान विभूतियों का जन्म दिवस हम मना रहे हैं। महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती आज के दिन हम मना रहे हैं। दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री जी की 116वीं जयंती आज हम लोग मना रहे हैं। और दोनों ही महान विभूतियों का संबंध मैं जिस विश्वविद्यालय से मैं संबंध रखता हूँ उससे रहा है। ये मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है और मेरे लिए बड़ा सम्मान का विषय है कि मैं आज इस मंच पर उस विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में आपके साथ साथ हूँ। जैसा कि इन दोनों महान विभूतियों का प्रभाव न सिर्फ विश्व के हर आयाम, चाहे वो आर्थिक आयाम हो, राजनीतिक आयाम हो, सामाजिक आयाम हो, उन पर पड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभाव जो मैं देख रहा हूँ और जो मैं महसूस करता हूँ वो मैं पाता हूँ कि इसका सबसे बड़ा प्रभाव मानवता पर पड़ा है। क्योंकि गांधी जी किसी देश से तक सीमित नहीं कर सकते, उनके विचारों को हम किसी पंथ तक सीमित नहीं कर सकते। जितने उनके विचार शायद आज से पूर्व
80 साल पहले प्रासंगिक थे, उससे कहीं ज़्यादा आज वो और प्रासंगिक हमें लगते हैं। और यही कारण है कि गांधी जी एक चिरकालीन शख्सियत के रूप में हमारे सामने हैं। उनके विचार अमर हैं, उनकी बातें ऐसी हैं जो कि जिनको हम कभी नकार नहीं सकते। हम जितना प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम शायद कहीं ना कहीं उनके सिद्धांतों, उनके विचारों को की गंभीरता को हमें आज ज़्यादा महसूस होने लगी है, कमी ज़्यादा महसूस होने लगी है। क्योंकि हम विकसित तो हो रहे हैं, हम आगे तो बढ़ रहे हैं, हम आज़ादी का वो आनंद उठा रहे हैं जो हमें 70 साल पहले संघर्षों के बाद मिली, पर शायद हम पूर्ण स्वराज हासिल नहीं कर पाए। क्योंकि गांधी जी ने जब हम बात करते हैं गांधी जी के आदर्शों की, तो गांधी जी ने दो तरह की लड़ाइयाँ प्रारंभ की थी। एक लड़ाई वो थी जो कि इन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ाई की, जिसे हम स्वराज की क्रांति कहते हैं, स्वराज की लड़ाई कहते हैं। और एक दूसरी लड़ाई जो उन्होंने स्टार्ट की थी वो थी पूर्ण स्वराज की। पूर्ण स्वराज से उनका आशय था कि एक ऐसा समाज जो कि शोषण रहित हो, जहाँ पर हर व्यक्ति शिक्षित हो, हर व्यक्ति सबल हो, सशक्त हो, हर व्यक्ति में वो कुशलताएं हों ताकि वो उस, उसके समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान कर सके। वर्ग विहीन समाज हो, जहाँ पर किसी प्रकार का ऊंच नीच का भेद ना हो। एक ऐसा समाज हो जहाँ पर विद्यार्थियों में नैतिक चरित्र का निर्माण हो। एक ऐसी शिक्षा हो जो विद्यार्थियों को सिर्फ शिक्षित ना बनाए, बल्कि एक आदर्श नागरिक बनाए। एक समाज के लिए, देश के लिए कार्य करने योग्य एक ऐसा नागरिक बनाए जो कि समय आने पर समाज के लिए और देश के लिए काम कर सके। शायद कहीं ना कहीं हम पिछले 70 साल की अपनी आज़ादी की जो 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 एक प्रगति थी उसके बाद की, उसमें हमने इन चीज़ों को कहीं शायद पीछे छोड़ दिया। और आज इसका हम हश्र देख रहे हैं कि आज हमारे सामने जब कोरोना जैसी एक अप्रत्याशित घटना, जो कि शायद अ, किसी व्यक्ति के जीवन काल में ऐसी घटनाएं बहुत ही कम होती हैं, और ये मेरे लिए कहूँगा कि एक अनोखा अनुभव था कि जिसमें मुझे वो सभी चीज़ें याद आई जो कि गांधी जी ने कही थी। क्योंकि गांधी जी के जो विचार थे इसलिए और प्रासंगिक लगते हैं कि अ, जब हमें जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, जब हम समस्या में होते हैं, तब शायद अगर हमें कोई मार्ग तलाशना हो या ढूंढना हो, तो हमें वापस लौट के उन सिद्धांतों की ओर जाना पड़ता है जो इन महापुरुषों ने कहे हो। आज हमने देखा प्रवासी मजदूरों की एक समस्या, लाखों की तादाद में वो नंगे बेचारे सड़क पर पैदल हजारों किलोमीटर की यात्रा करने लगे। क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि उनको इस शहर जाना पड़ा? गांधी जी शहर की हिमायती एकदम नहीं थे। उनका मानना था कि अगर देश को सशक्त बनाना है, भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाना है, एक निर्माण करना है आदर्श समाज की, तो हमें गाँव की ओर ध्यान देना होगा। और जब तक ग्रामीण या गांव हमारे सशक्त नहीं होंगे, हमारा राष्ट्र कभी सशक्त नहीं हो सकता। पर पिछले कई दशकों के दौरान हमने देखा कि जो शोषण आज़ादी से पहले गाँव में होता रहा, वो बाद में भी होता रहा। शायद माध्यम बदल गए, तरीके बदल गए, पर गांव की स्थिति और हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। जिसका परिणाम ये है कि उन लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को जाना पड़ता है दूर शहर में जाके 2 जून की रोटी तलाशने के लिए। और यही वजह है कि आज हमारे भारत की जो जनसंख्या की आधी आबादी कहीं ना कहीं गरीबी रेखा के नीचे। हम क्यों नहीं उत्पन्न कर पाए गांव के अंदर रोजगार? हम क्यों नहीं वो व्यवस्थाएं, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पाए गांव के अंदर? क्या गांव के लोग सक्षम नहीं है? मैं मानता हूं कि गांव के लोगों में हमसे ज्यादा, शहर के लोगों में ज्यादा जज्बा होता है, ज्यादा मेहनती होते हैं, ज्यादा उनके पास अनुभव होता है। पर कहीं ना कहीं हमारी नीतियों की कमी रही या हमारे ध्येयों की कमी रही कि हमने गांव की ओर ध्यान नहीं दिया। आज हम जब देखते हैं कि राष्ट्र की नीतियों में, तो हम शिक्षा की तरफ देखते हैं। जैसा मैं हमने बताया कि आज का दिन हम स्वच्छता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो शायद ये जितने भी कार्यक्रम जो आज हम देख रहे हैं, आज नई शिक्षा नीति हमारे सामने मौजूद है, और नई शिक्षा नीति में भी
उसी बात को दोहराया गया है जो कि गांधी जी ने बहुत पहले बात कही थी नई तालीम में, कि हमें शिक्षा वो नहीं चाहिए सिर्फ जो हमें जानकारी दे, शिक्षा हमें वो चाहिए जो हमें कुशलताएं दे, शिक्षा ऐसी हो जो कि हम अनुभव से सीखें, शिक्षा ऐसी हो जिसमें कि हमारे पास हम कर की चीजों को प्राप्त करें। इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण है, एक तो जो हमारा कर्म है यानी हमें श्रम की महत्ता पता चलेगी, दूसरी जो हम कर्म से जो अनुभव हासिल करते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान। और उनकी जो नई तालीम की शिक्षा थी, शायद आज नई शिक्षा नीति में भी और पूर्व की शिक्षा नीति में भी उन बातों को कहा गया कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ लोगों को शिक्षित करना नहीं है, उनको एक 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 चरित्रवान नागरिक बनाना है, उनके अंदर नैतिकता, सामाजिकता, बंधुत्व और लोगों के प्रति प्रेम और विश्वास की भावना पैदा हो। एक शिक्षा ऐसी हो जो कि स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को बल देती है। तो गांधी जी के विचार इतने ज्यादा व्यापक हैं, इतने ज्यादा प्रासंगिक हैं कि आप कोई भी कोना उठा लीजिए, कोई भी आज के परिदृश्य में कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, हर क्षेत्र में वो लागू होते हैं। क्योंकि मैं समाज कार्य का विद्यार्थी हूँ और हमारे पाठ्यक्रम में जब हम गांधी जी को पढ़ाते हैं तो हम गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ाते हैं। गांधी जी ने श्रम पर अपने विचार रखे, गांधी जी ने अर्थनीति पर अपने विचार रखे, और उन सभी विचार जो कि राजनीतिक विचार हों चाहे सामाजिक विचार हों, उनकी धुरी जैसा कि हमारी आज की मुख्य अतिथि मैम ने बताया कि वो सब चीजें निहित थी आध्यात्मिकता पर, नैतिकता पर, सत्य पर, कर्म पर, जो कि गांधी जी ने अपने संपूर्ण जीवन में उनको अनुभूत किया। मैम ने बड़ा अच्छा किस्सा बताया गुड़ का। मैं मानता हूं कि गांधी जी इसलिए महान थे क्योंकि उन्होंने कोई चीज सिर्फ ऐसा नहीं किताब से पढ़ी, बल्कि उन्होंने उस चीज को अप्लाई किया, और उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग, यानी उन्होंने उनकी किताब सत्य के प्रयोग अगर हम देखें तो उन्होंने जितनी साफ गोई से अपने जीवन की घटनाओं को उल्लेखित किया है, अपनी कमियों को उल्लेखित किया है, शायद ही कोई महान व्यक्ति अपनी कमियों को इस प्रकार से अपनी किताब, अपनी जीवन कथा में उल्लेखित करता है। ये उस आदमी की महानता है, या कह सकते हैं कि एक बहादुरी है, जिसने अपनी साफ, अपनी स्पष्टता से उस सत्य को स्वीकार किया, और वही सत्य उनके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति थी, जिसने उनको अंग्रेजी शासन, जो कि इतना बड़ा विशाल शासन जिसके पास सैन्य बल, अर्थ बल, सब कुछ मौजूद था, उसको भी उन्होंने घुटनों पर ला दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सही थे, वो सत्य के साथ थे। अंग्रेज भी जानते थे, पूरा विश्व जानता था कि उनकी लड़ाई में कहीं भी हिंसा नहीं थी, कहीं भी शोषण नहीं था, कहीं भी दूसरों को कष्ट देना नहीं था। तो शायद ऐसे महापुरुष जिनकी जीवनी ही अपने आप में एक ग्रंथ है, एक कह सकते हैं एक धार्मिक ग्रंथ की तरह है, एक सामाजिक ग्रंथ की तरह है। और मैम ने जैसा कहा कि आज आज का दिन वो है जब हमें अपने बच्चों को बैठाकर इस महापुरुष के बारे में बताना चाहिए। और ये सिर्फ आज तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ये हमारे कर्मों, हमारे जीवन के जो दैनिक कर्म है उनमें दिखना चाहिए। और जब हम बात करते हैं गांव ग्रामीण विकास की, तो गांधी जी ने उसकी संकल्पना के लिए एक रचनात्मक कार्यक्रमों की बात की, और उस रचनात्मक कार्यक्रमों की अगर हम लिस्ट देखें तो उसमें आपको 18 से 20 कार्यक्रम नजर आते हैं। और वो जो सभी कार्यक्रम जितना उस समय उन्होंने सोचा था कि प्रासंगिक होंगे राष्ट्र के लिए, उतना आज भी है। चाहे वो कौमी एकता की बात हो, आज पूरा विश्व धार्मिक युद्ध में, राजनीतिक युद्ध में जूझ रहा है, आतंकवाद में जूझ रहा है, ऐसे समय उन्होंने कौमी एकता की बात की, अस्पृश्यता निवारण की बात की, जिसकी लड़ाई हम आज भी लड़ रहे हैं। आज भी हमारे समाज में ऐसे भेद हैं जो कि शायद जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्लास के आधार पर भेद होता है। शराबबंदी की बात की, खादी की बात की, ग्रामोद्योग, गांव की सफाई, नई तालीम, बड़ों की तालीम, स्त्रियों का सशक्तिकरण, आरोग्य की शिक्षा, प्रांतीय भाषाएं, राष्ट्रभाषाएं, आर्थिक समानता, किसान और मजदूर, ऐसे कई सारे उन्होंने कार्यक्रमों की बात की जो कि समाज के हर वर्ग को समन्वित करते हुए एक विकास के मॉडल को रखा। शायद हमें आज के दिन उन्हीं बातों को वापस देखने की जरूरत है, उन बातों पर काम करने की जरूरत है। कैसे अगर हमें
अगर हमें लंबे समय तक चल रहा है, विकास को प्राप्त करना है, तो हमें सबको लेके चलना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम विकास की एक आंधी में, जो पाश्चात्य विकास की आंधी में दौड़ते चले जाएं और एक दिन अपने आप को पाएं कि हम अकेले रह गए, जितने हमारे साथी थे बहुत पीछे छूट गए। आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से आत्महत्याएं की घटनाएं बढ़ रही हैं। आखिर आत्महत्याओं की बात क्यों हो रही? बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े लोग जिनके पास कोई कमी नहीं है, पैसे हैं, ताकत है, संसाधन है, लोग हैं, फिर भी कमी यही है क्योंकि उनके पास आज जो एक एक कह सकते हैं ना कि मानव, एक सोशल सपोर्ट सिस्टम, यानी एक सामाजिक सहयोग या सुरक्षा देने वाला सपोर्ट वो नहीं है। क्योंकि जब हम व्यक्तिवाद और पाश्चात्य और भौतिकवाद की दौड़ में शामिल होंगे, तो हम अपने आप को हमेशा अकेला ही पाएंगे। हम बहुत आगे निकल जाएंगे, पर हम अपने आप को अकेले पाएंगे। ऐसा क्या है कि आज बिल गेट, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे, उन्होंने अपनी जीवन की एक बहुत बड़ी कमाई अंत में आकर लोगों के दान और कल्याण के लिए खर्च की। शायद जितने बड़े लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन की सबसे ऊंची ऊंचाइयों को छुआ, उन्होंने पाया कि शायद समाज कल्याण, समाज सेवा से बड़ा काम दुनिया में कोई नहीं है। चाहे कितनी प्रगति, चाहे कितने आविष्कार हम कर लें, पर उसका अंतिम लक्ष्य, जो मूल लक्ष्य है, वो है समाज कल्याण, समाज सेवा। और जब तक उन आविष्कारों का और उन हमारी उन्नतियों का योगदान उस समाज की ओर नहीं रहेगा, ऐसी ऐसे आविष्कार, ऐसे इनोवेशन, ऐसी प्रगति हमारे किसी काम नहीं की नहीं। तो आज के दिन, गांधी जी की जयंती के दिन, ये अवश्य मैं अपने जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ज़रूर गांधी जी की कम से कम एक किताब ज़रूर पढ़ें, सत्य के प्रयोग पढ़ें और इस किताब को ज़रूर रखें। शायद कई बार विद्यार्थी होते हैं, पैसे नहीं होते हैं, पर आज वो किताबें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, फ्री में अवेलेबल हैं। और अगर हमें इस भारत राष्ट्र को आगे ले जाना है और महाशक्तिशाली बनाना है, तो ज़रूरी है कि जब तक हम स्वयं सशक्त नहीं होंगे, हम सबल नहीं होंगे, हम सही नहीं होंगे, हम इस देश को भी सही नहीं बना सकते, सशक्त नहीं बना सकते। तो विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है, निवेदन भी है कि ज़रूर गांधी जी के उन जीवन अ, 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 सदस्यों को पढ़ें, जो कि कुछ मैम ने भी आपके सामने उल्लेखित किए। ऐसी घटनाएं जो कि कई बार किसी आदमी के जीवन को बदल देती हैं, उसके उसके राह को बदल देती हैं। तो अ, ये आज की इस संगोष्ठी में मुझे बुलाने के लिए, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने अधिकतर जो मेरा वक्तव्य रहा वो महात्मा गांधी जी को लेकर रहा, पर लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में इससे पूर्व में भी मैम ने अपने वक्तव्य में बात की। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो चरित्र निर्माण था, उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव महात्मा गांधी जी का था। और ऐसा नेता जिसने जीवन भर अपनी सादगी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए और देश हित के लिए काम किया। ऐसे व्यक्ति जिसने कि महात्मा गांधी काशी विद्या थी, जो कि आज़ादी की क्रांति, आज़ादी की आंदोलन से जुड़े हुए परिदृश्य में ये विश्वविद्यालय का उद्गम हुआ। उस विश्वविद्यालय में शिक्षा ली और अपनी जाति की पहचान को छोड़कर शास्त्री की उपाधि धारण की। यानी शास्त्री जी मानते थे कि राष्ट्र तभी बढ़ेगा, आगे निर्मित होगा, जब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई वर्ग नहीं होगा, वर्ग विहीन समाज होगा, जाति विहीन समाज होगा। तो ऐसे महान विभूति जो कि मेरे विश्वविद्यालय के यहाँ के हमारे एलुमनी रहे, जब भी हम अपने विश्वविद्यालय के बारे में बात करते हैं और जब उनका नाम आता है, तो हम स्वयं में गर्वान्वित महसूस करते हैं और प्रेरणा पाते हैं कि जीवन के अगर किसी भी दौर में अगर हमें आगे जाना है और हमें अच्छे काम करने हैं, तो हमें इन महान विभूतियों को अपने संज्ञान में रखना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मनोज जी का, सुधा मैम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मंच दिया मुझे अपनी बातों को कहने के लिए, साझा करने के लिए। शायद आज की जो संगोष्ठी है वो विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनके लिए मौका होता है महान विभूतियों जीवन के बारे में सुनने का, जानने का। बौद्धिक चर्चा का ये आज मंच नहीं होता, इसमें बहुत गंभीर बातें भी
नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ऐसी बातें हों जिससे एक मैसेज मिले, एक प्रेरणा मिले। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने पूर्व में वक्ताओं को सुना, मुझे बड़ा आनंद आया और मुझे आप लोगों ने सुना। अब मैं आगे चाहूँगा कि जो हमारे आने वाली हमारी मित्र डॉक्टर प्रतिमा गौड़ जी, मैं उनको सुनूंगा क्योंकि वो बहुत ही अच्छी वक्ता हैं, महिला मुद्दों पर बहुत अच्छा बोलती हैं और इसके साथ कमलेश तिवारी जी भी मौजूद रहेंगे। तो मैं उन सभी को सुनने के लिए आतुर हूँ और मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ आयोजकों का कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया। आप सभी का बहुत बहुत आभार। सर, आपने समाज के सभी पहलुओं पर बड़ी ही बारीकी से और बड़ी ही सरलता से आपने प्रकाश डाला और महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन संघर्षों से प्रेरणा लेकर हम अपने समाज को और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। एक संदेश था सर आपके वक्तव्य में। आपने सर शिक्षा के बारे में बताया कि शिक्षा ऐसी हो जो नैतिक गुणों का विकास करे, मानवता का विकास करे, भाईचारा, प्रेम और समानता को बढ़ावा दे। गांधी जी ने केवल सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत को केवल बताया ही नहीं, बल्कि उसको अपने जीवन में जिया और व्यवहारिक जीवन में प्रयोग भी किया। गांधी जी का सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह एक आदर्श है, कर्मयोग का व्यवहारिक दर्शन है और एक क्रियाशील अवधारणा है। इसका प्रयोग गांधी जी कहते थे कि सरकार, कौम, जाति, व्यक्ति विशेष, समूह सबके विरुद्ध हो सकता है जो दूषित हो। सब प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के अस्त्र का प्रयोग करके हम अन्याय और अत्याचार को मिटा सकते हैं। सर, आप हमारे बीच में आए और अपने महत्वपूर्ण ज्ञान से हम सभी को लाभान्वित किए। सर, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं।